कर रहे हैं। हमारे हाथ में है उपिंदर सिंह की किताब ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवल इंडिया फ्रॉम द स्टोन एज टू द 12th सेंचुरी। और हम इसके दूसरे अध्याय, चैप्टर का नाम है हंटर गैदरर्स ऑफ द पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज, के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। तो आज हमारा मिशन क्या है? भारत के उस दौर को समझना जब इतिहास लिखा नहीं जा रहा था, बल्कि एक तरह से पत्थरों पर गढ़ा जा रहा था, प्री हिस्ट्री का जमाना। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाखों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनके औजार यानी टूल्स कैसे थे, और कैसे वक्त के साथ इंसान और टेक्नोलॉजी दोनों विकसित हुए। चलिए इस सफर पे निकलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि जब कुछ लिखा ही नहीं गया तो हमें उस जमाने के बारे में पता कैसे चलता है? ये सब तो एक तरह से जासूसी को काम लगता है। बिल्कुल सही कहा, ये आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव वर्क ही है। हमारे पास 3 मुख्य सुराग या सोर्सेज होते हैं। पहला और सबसे जरूरी है पत्थर के औजार, स्टोन टूल्स, जो लाखों की तादाद में मिले हैं। लाखों की तादाद में। हाँ। दूसरा जानवरों और कभी-कभी इंसानों की हड्डियां, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। और तीसरा जो शायद सबसे फैसिनेटिंग है, वो है रॉक आर्ट, गुफाओं में बनी तस्वीरें। हाँ, जो उनकी जिंदगी की एक सीधी झलक देती हैं। और भारत में इस जासूसी की शुरुआत भी एक इत्तेफाक से हुई थी, है ना? अब कहानी काफी दिलचस्प है। हाँ, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट यानी भूविज्ञानी, वो मद्रास के पास पल्लवरम में कुछ खोज रहे थे और उन्हें एक अजीब सा पत्थर मिला। बस एक पत्थर? हाँ, और वो पत्थर असल में भारत में पाया गया पहला पैलियोलिथिक टूल था, एक हैंड एक्स, हाथ से इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत के लाखों साल के इतिहास का अध्ययन सिर्फ एक इत्तेफाक से शुरू हुआ? ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि अगर उन्हें वो पत्थर ना मिला होता तो शायद हम आज ये चर्चा भी नहीं कर रहे होते। यही तो इतिहास का जादू है, एक खोज पूरी कहानी बदल देती है। और अब तो हमारे पास एडवांस टेक्निक्स भी हैं। जैसे एक तरीका है माइक्रोवेयर एनालिसिस। इसमें हम माइक्रोस्कोप के नीचे टूल पर पड़े बारीक निशानों को देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट किसी हथियार पर निशान देखकर बताता है कि उसका इस्तेमाल कैसे हुआ। अच्छा। इन निशानों से पता चल जाता है कि उस औजार से लकड़ी काटी गई थी, जानवर की खाल साफ की गई थी या मांस काटा गया था। वाह, मतलब हर औजार अपनी कहानी खुद बताता है। अच्छा, अब किताब के अगले हिस्से पर आते हैं, जिसका टाइटल है द जियोलॉजिकल एजेस एंड होमोनिड एवोल्यूशन। यहां पर मेरा दिमाग थोड़ा चकराने लगता है। हम लाखों करोड़ों साल की बात कर रहे हैं। क्या आप इसे हमारे लिए थोड़ा आसान बना सकती हैं? ये प्लीस्टोसीन और होलोसीन आखिर हैं क्या? जरूर। इसे ऐसे समझते हैं, पृथ्वी की उम्र है करीब 4.5 अरब साल, 4.5 बिलियन ईयर्स। हाँ। अगर इस पूरे समय को हम एक 24 घंटे की घड़ी माने तो इंसान रात के 11:58 के बाद ही आया है। मतलब हम बहुत नए हैं। बहुत। हमारे मतलब का जो जूलॉजिकल एरा है वो है सेनोजोइक एरा, जिसे एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। इस सेनोजोइक एरा के 2 आखिरी हिस्से हमारे लिए सबसे जरूरी हैं। पहला है प्लिस्टोसीन, जो करीब 2.5 लाख साल पहले शुरू हुआ। ओके। ये वो दौर है जिसे हम आम भाषा में आइस एज या हिमयुग कहते हैं, जब धरती का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका था। और दूसरा है होलोसीन, जो करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ, जब बर्फ पिघली, मौसम गर्म हुआ और दुनिया वैसी होने लगी जैसी आज है। तो हम अभी होलोसीन में ही जी रहे हैं। बिल्कुल। और इसी प्लिस्टोसीन के दौरान इंसानों का विकास, होमिनिड एवोल्यूशन हुआ। स्रोत में ऑस्ट्रालोपिथिकस से लेकर होमो हेबिलिस, फिर होमो इरेक्टस और आखिर में हम यानी होमो सेपियंस तक के सफर का जिक्र है। बिल्कुल। और इस पूरे एवोल्यूशन में 2 बातें सबसे अहम थी, 2 सुपर पावर्स जो हमें मिली। सुपर पावर्स? हाँ। पहली थी बाइपेडलिज्म, यानी 2 पैरों पर सीधा चलना। इससे हमारे हाथ आजाद हो गए और हम औजार बना सके, चीजें उठा सकें। और दूसरी सुपर पावर थी हमारी क्रेनियल कैपेसिटी का बढ़ना, यानी हमारे दिमाग का आकार बढ़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। मतलब थिंकिंग मैन बनने का सफर यहीं से शुरू हुआ। हाँ। स्रोत में गोरिल्ला, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस की खोपड़ी का एक चित्र भी है, जो साफ दिखाता है कि कैसे हमारा माथा सीधा हुआ और दिमाग के लिए ज्यादा जगह बनी। और इसी बड़े दिमाग ने हमें सोचने, योजना बनाने और भाषा का इस्तेमाल करने की क्षमता दी। एग्जैक्टली। चलिए अब भारत की जमीन पर वापस आते हैं। अगला सेक्शन है होमिनिड रिमेन्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहाँ एक अजीब सी पहेली है। भारत में पत्थर के औजार तो लाखों मिले हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाले इंसानों के फॉसिल्स यानी जीवाश्म बहुत ही कम हैं। ऐसा क्यों?
ये भारतीय प्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे भारत की मिट्टी और मौसम शायद हड्डियों को फॉसिल बनने के लिए अनुकूल नहीं है। अच्छा। लेकिन जो मिला है वो बहुत कीमती है। सबसे महत्वपूर्ण खोज 1982 में हुई, जब जियोलॉजिस्ट अरुण सोनकिया को मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में हथनौरा नाम की जगह पर एक इंसान की खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा मिला। 1 मिनट, सिर्फ एक खोपड़ी का टुकड़ा? हाँ। और उस पर भी बहस है कि वो आखिर था कौन? बिल्कुल, यही तो पैलियोएंथ्रोपोलॉजी का चैलेंज है। सबूत बहुत कम होते हैं और उनसे बड़ी कहानी बनानी पड़ती है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक एडवांस्ड होमो इरेक्टस की खोपड़ी है, जबकि दूसरों का मानना है कि ये एक आर्काइक होमो सेपियंस, यानी हमारे शुरुआती पूर्वजों में से एक की है। हाँ, इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है और ये भारत में मिला अब तक का सबसे पुराना होमिनिड फॉसिल है। ये तो सच में किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। तो भले ही हमें इंसानी हड्डियां ज्यादा नहीं मिली, लेकिन जो चीज भारत में हर जगह बिखरी पड़ी है वो हैं उनके बनाए हुए पत्थर के औजार। और इन लाखों औजारों को समझने के लिए इतिहासकारों ने एक सिस्टम बनाया है। इसी पर है अगला सेक्शन, क्लासिफाइंग द इंडियन स्टोन एज। हाँ, इतने सारे टूल्स को समझने के लिए उन्हें क्लासिफाई करना यानी बांटना जरूरी है। मोटे तौर पर स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल, जो आइस एज के दौरान था। फिर मीजोलिथिक या मध्य पाषाण काल, जब आइस एज खत्म हो रही थी। और आखिर में नियोलिथिक या नव पाषाण काल, जब खेती की शुरुआत हुई। और सोर्स में पैलियोलिथिक एज को भी आगे 3 हिस्सों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसे मोबाइल फोन के इवोल्यूशन की तरह समझिए। अच्छा। लोअर पैलियोलिथिक के औजार जैसे हैंडैग्स और क्लीवर पहले के बड़े भारी ब्रिक फोन्स जैसे थे। ओके। वो मजबूत थे, कई काम करते थे, लेकिन बहुत सफिस्टिकेटेड नहीं थे। ये कोर टूल्स कहलाते थे क्योंकि उन्हें पत्थर के बड़े टुकड़े यानी कोर से बनाया जाता था। ठीक है, तो फिर मिडिल पैलियोलिथिक क्या हुआ? नोकिया का वो छोटा वाला फोन? बिल्कुल, मिडिल पैलियोलिथिक में टूल्स छोटे, हल्के और ज्यादा एफिशिएंट हो गए। अब जोर कोर पर नहीं, बल्कि उससे निकलने वाली धारदार पपड़ी यानी फ्लेक पर था। फ्लेक टूल्स। हाँ, ये टेक्नोलॉजी में एक अपग्रेड हुआ। और अपर पैलियोलिथिक? आईफोन कह सकते हैं। अपर पैलियोलिथिक में टूल्स और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गए। अब ब्लेड और बुरिन जैसे पतले नुकीले औजार बनने लगे। तो ये मॉडर्न स्मार्टफोन की तरह थे, जिनके पास हर काम के लिए एक अलग ऐप होता है। बिल्कुल। बुरिन का इस्तेमाल हड्डी या लकड़ी पर नक्काशी के लिए होता था, तो ब्लेड काटने के लिए। ये स्पेशलाइजेशन दिखाता है कि उनका दिमाग कितना विकसित हो चुका था। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है, इससे समझना आसान हो गया। चलिए अब किताब के अगले सेक्शन द पैलियोलिथिक एज में चलकर कुछ असल जगहों यानी साइट्स को देखते हैं। एग्जाम्स में साइट से जुड़े सवाल बहुत आते हैं। जरूर। लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं सबसे मशहूर हैं। भीमबेटका? ये सिर्फ गुफाएं नहीं थीं, ये उनके घर थे। वहां पत्थर के बने फर्श तक मिले हैं। जरा सोचिए, लाखों साल पहले कोई अपना घर बना रहा था। हाँ, और कर्नाटक में हुंस की एक फैक्ट्री साइट थी। फैक्ट्री? हाँ, ये उस जमाने का इंडस्ट्रियल हब था, जहाँ बड़े पैमाने पर औजार बनाए जाते थे। और मिडिल पैलियोलिथिक में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा लीप क्या था? वो थी लेवलॉइस टेक्निक। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कुशल मूर्तिकार की कल्पना करना है। वो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को यूं ही नहीं तोड़ता, पहले वो उसे चारों तरफ से तराशता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करता है। ओके। और फिर एक ही सटीक चोट से मनचाहे आकार का धारदार फ्लेक निकाल लेता है। वाह, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। हाँ, ये एफिशिएंसी और प्लानिंग में एक क्रांतिकारी कदम था। ये दिखाता है कि वो अब नतीजा सोचकर काम कर रहे थे। और अपर पैलियोलिथिक तक आते आते, जैसा आपने कहा, स्पेशलाइजेशन बढ़ गया। क्या इस दौर में हमें कला यानी आर्ट के भी सबूत मिलते हैं? हाँ, हालांकि यूरोप की गुफाओं जैसी डिटेल्ड पेंटिंग्स भारत में इस दौर की नहीं मिली हैं। लेकिन कुछ तो मिला होगा। हाँ, जो मिला है वो कमाल का है। महाराष्ट्र में पाटने और भीमबेटका जैसी जगहों से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके यानी ऑस्ट्रिच एग शेल से बने मनके बीड्स मिले हैं। 1 मिनट, शुतुरमुर्ग भारत में? ये तो हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस समय भारत का क्लाइमेट और एनवायरनमेंट आज से कितना अलग था,
और बात सिर्फ शुतुरमुर्ग की नहीं है, वो लोग उसके अंडे के छिलकों से गहने बना रहे थे। गहने बना रहे थे। इसका मतलब है कि अब बात सिर्फ पेट भरने और जिंदा रहने की नहीं थी, ये ब्यूटी, सेल्फ एक्सप्रेशन और आर्ट की शुरुआत थी। और शायद धर्म की भी। मैंने बाघोर आय के बारे में पढ़ा है। हाँ, मध्य प्रदेश में भागोर आय नाम की जगह पर एक गोल चबूतरा मिला है जिसके बीच में एक अजीब तिकोना पत्थर रखा हुआ है। कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक पूजा स्थल, श्राइन हो सकता है। मतलब ये भारत में स्पिरिचुअल बिलीव्स का शायद सबसे पुराना सबूत है। हो सकता है, हाँ। ये सब तो पेलियोलिथिक एज की बात हुई। अब दुनिया बदल रही थी, आइस एज खत्म हो रही थी। यहीं से शुरू होता है किताब का अगला सेक्शन, द मेसोलिथिक एज। इस दौर में सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा और रेवोल्यूशनरी बदलाव था माइक्रोलिथ्स का आना। माइक्रोलिथ्स? माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर। ये 1 से 5 सेंटीमीटर के बहुत ही छोटे ज्योमेट्रिक आकार के पत्थर के औजार थे। जैसे त्रिभुज, समलंब? हाँ, बिल्कुल। इतने छोटे औजारों का वे करते क्या थे? एक उंगली के बराबर का औजार तो किसी काम का नहीं लगता। यही तो इनोवेशन था। इन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इन्हें हड्डी या लकड़ी के हत्थे में गोंद या राल से चिपकाकर कॉम्पोजिट टूल्स यानी संयुक्त औजार बनाए जाते थे। अच्छा, जैसे भाले की नोक या तीर का सिरा? बिल्कुल, या दरांती भी। ये स्टोन एज में इंटरचेंजेबल पार्ट्स की टेक्नोलॉजी जैसा था। मतलब अगर भाले की नोक टूट जाए तो पूरा भाला फेंकने की जरूरत नहीं, बस छोटा सा माइक्रोलिथ बदल दो। वाह, ये तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट था। बहुत ज्यादा। और इस दौर में लोगों की जिंदगी के बारे में भी हमें काफी पर्सनल डिटेल्स मिलती हैं, खासकर उनकी कब्रों से। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी में सराय नाहरहाय, महादहा और दमदमा जैसी जगहों पर कई कब्र बेरियल्स मिली हैं। इनसे हमें पता चलता है कि वे अपने मृतकों को सम्मान से दफनाते थे। महादहा में एक कब्र में एक पुरुष और एक स्त्री को एक साथ दफनाया गया है और उनके कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि लोग काफी लंबे और मजबूत थे। लेकिन उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी भी थी जो जोड़ों में दर्द पैदा करती है। हाँ, तो ये हमें याद दिलाता है कि वे भी हमारी तरह इंसान थे जिन्हें दर्द होता था। हाँ। स्रोत में भीमबेटका की मेसोलिथिक पेंटिंग्स की एक तस्वीर भी है। वो तो जैसे उस जमाने का इंस्टाग्राम फीड लगता है। आप कह सकते हैं। वो तस्वीरें हमें उनकी सोशल लाइफ की एक बेहतरीन विंडो देती हैं। उनमें लोग समूह में शिकार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, शहद इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा। उनमें धनुष बाण का इस्तेमाल साफ दिखता है, जो मेसोलिथिक एज का एक बड़ा आविष्कार था। तो ये पेंटिंग्स दिखाती हैं कि उनका जीवन अब ज्यादा संगठित, ज्यादा सामुदायिक हो गया था। बिल्कुल सही। तो आज हमने भारत के प्रागैतिहासिक शिकारी संग्राहकों के लाखों साल लंबे सफर की एक झलक देखी। बड़े बड़े भद्दे हैंडेक्स से लेकर छोटे और सटीक माइक्रोलिथ्स तक औजारों का विकास असल में इंसानी दिमाग के विकास की कहानी है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि कैसे नर्मदा घाटी में मिली एक अकेली खोपड़ी, हाँ, या शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से बना एक छोटा सा मनका हमें उस प्राचीन दुनिया के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें बता सकता है। हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। एक स्रोत में एक बहुत ही रोचक बात बताई गई है। मध्य प्रदेश में जिस बागोर आय पूजा स्थल का हमने जिक्र किया, जहां गोल चबूतरे पर तिकोना पत्थर रखा था, हाँ, वो बहुत फैसिनेटिंग है। आज भी उसी इलाके में रहने वाले कुछ आदिवासी समुदाय जैसे कोल और बैगा बिल्कुल वैसे ही गोल चबूतरे बनाकर उन पर वैसे ही तिकोने पत्थर रखकर अपनी देवी की पूजा करते हैं। ये तो कमाल की बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हजारों साल पहले शुरू हुई आस्था और परंपराएं आज भी इतने बदलावों के बाद किसी रूप में जीवित रह सकती हैं? हम अपने अतीत से असल में कितने गहरे जुड़े हुए हैं।